हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम आपको इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 1 पढ़ाएंगे। आज हमारा क्या इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि जैसे कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा है आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। वैसे ही हमारा ये सिलेबस भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये सब्जेक्ट है ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स यानी कि AECC का है। तो आपको पता ही ऑब्वियसली आपने अगर सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आपको ये पता ही होगा। एंड जो आपकी बुक का नाम है वो क्या है, पर्यावरण अध्ययन एक सहायक सामग्री। ये क्या है, आपकी बुक का नाम है। इसमें यूनिट 1 आता है आपका पर्यावरण अध्ययन का परिचय। ये क्या आपका यूनिट 1। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए परिचय के बारे में स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक क्षेत्र है जो व्यवस्थित रूप से पर्यावरण के साथ मानव संपर्क का अध्ययन करता है। पर्यावरण अध्ययन जटिल समकालीन पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करने के लिए भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी और सामाजिक विज्ञान या अध्ययन का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण, निर्मित पर्यावरण और उनके बीच संबंध शामिल है। तो इसमें आपको मोटे तौर पर बता देती हूँ कि पर्यावरण अध्ययन होता क्या है। पर्यावरण अध्ययन वो होता है जिसमें पर्यावरण के बारे में आपको सब चीज़ें बताई गई हों, आपको संबोधित करा गया हो, आपको उसकी महत्वपूर्ण बताएगा कि पर्यावरण का महत्व बताया गया हो। तो इसमें क्या होता है, पर्यावरण का अध्ययन वही होता है। जागरूकता पैदा करना, जागरूक एक पर्सन में पर्यावरण के थ्रू जागरूकता पैदा करना कि वो भी आगे ही ऐसे ही पर्यावरण के बारे में बताए, पर्यावरण की रक्षा करे। ये सब किस में आता है, पर्यावरण अध्ययन में आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति किसे कहते हैं। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन्हीं 3 घटकों के विषय के रूप में जागरूकता फैलाना तथा अध्ययन करना। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि पर्यावरण अध्ययन का क्या मतलब है, जागरूकता फैलाना। कि जैसे कि हमने आपको पर्यावरण के बारे में समझाया वैसे ही आप भी लोगों को समझाएं और आप अपनी पर्यावरण की रक्षा करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन अत्यंत एक बहुशास्त्रीय समन्वय है जिसमें हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशेषता को बढ़ावा दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें पॉइंट्स आते हैं कि इसमें कैसे बढ़ावा दिया गया है, कैसे हम लोगों को समझा सकते हैं, कैसे जागरूक कर सकते हैं। निम्नलिखित पॉइंट्स हम देखिए, हम उसको डिस्कस करते हैं। अर्थशास्त्र और पर्यावरण। नंबर 1 पॉइंट आता है पर्यावरण अर्थशास्त्र। पर्यावरण संबंधों मुद्दों में संबंधित अर्थशास्त्र का एक उप क्षेत्र है। 21वीं सदी में बढ़ती पर्यावरण चिंताओं के कारण ये व्यापक रूप से अध्ययन किए जाने वाले विषय बन गए हैं। पर्यावरण अर्थशास्त्र दुनिया भर में राष्ट्रीय या स्थानीय पर्यावरण नीतियों की आर्थिक प्रभावों को सैद्धांतिक या अनुभवजन्य अध्ययन करता है। विशेष मुद्दों पर वायुमंडल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल गुणवत्ता, विज्ञान पदार्थ, ठोस अपशिष्ट से निपटने के लिए वैकल्पिक पर्यावरण नीतियों के लागत और लाभ शामिल हैं और इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी आता है। तो अर्थशास्त्र और पर्यावरण क्या है, अपने पर्यावरण की कैसे आर्थिक सहायता कर सके, आर्थिक सहायता करके लोगों को कैसे बता सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण। कूड़े कचरे को पूर्ण प्रयोग करना होगा जिससे कि हमारी पृथ्वी कूड़े कचरे के ढेर से बनने से बच जाएगी। कारखानों से निकलने वाले गंदगी पानी को सीधे नदी नालों में ना डालकर उसकी साफ सफाई करते हुए नदी नालों में बहाना होगा। यातायात के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग जागरूकता के साथ करना होगा। अब क्या होता है कि जो कारखाने होते हैं उनकी सारी गंदगी क्या जाती है, सीधी नदी नालों में चली जाती है। तो आप पहले उसकी सफाई करवाइए पानी की एंड फिर आप नदी नालों में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कूड़े कचरे को आप जैसे कि अभी चला भी है ब्लू डब्बा एंड ग्रीन डब्बा, तो आप ब्लू डब्बा ग्रीन डब्बा अलग अलग करके डालिए कूड़ा कचरा, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का सावधानीपूर्ण उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से बनाने का समय देना। यह करने की आवश्यकता है क्योंकि संसाधन सीमित और संपूर्ण है। संसाधनों को पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि वितरण विभिन्न भौतिक कारकों जैसे कि इलाके, जलवायु और ऊंचाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पर्यावरण तथा रसायन विज्ञान। पर्यावरण रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्थानों में होने वाले रासायनिक और जैव रासायनिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसे हरित रसायन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जो अपने स्रोत पर संभावित प्रदूषण को कम करना चाहता है। इसे हवा, मिट्टी और पानी के वातावरण में रासायनिक प्रजातियों के स्रोतों, प्रतिक्रियाओं, परिवहनों, प्रभावों और भाग्य अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इन पर मानव गतिविधि और जैविक गतिविधि का प्रभाव पर्यावरण रसायन विज्ञान एवं अंत विषय विज्ञान है।
जिसमें वायुमंडल, जलीय और मिट्टी रसायन शामिल है। साथ ही विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान पर बहुत ही अधिक निर्भर करता है और पर्यावरण विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में संबंधित होता है। पर्यावरण तो रसायन विज्ञान आ गया, जिसमें विज्ञान भी आ गया पर्यावरण में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। अब आपको एक वर्ड आ गया पारिस्थितिकी तंत्र। अब आपको जब इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे? तो चलिए आइए हम इसका मतलब जानते हैं। इसको कहते क्या है? पृथ्वी पर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जलवायु, भूमि, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का समूह ही पर्यावरण कहलाता है। पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें वो क्या है? सब पर्यावरण है, सारी की सारी A to Z, जीव जंतु सब कुछ। इनफैक्ट मिट्टी भी पर्यावरण है। पर्यावरण के सभी घटक आपस में अतिक्रिया करते हैं। जो पर्यावरण के घटक है वो क्या करते हैं? अतिक्रिया करते हैं, इनके अपना कार्य करते हैं। ये सभी क्रियाएं जिसे तंत्र में संचालित होती हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये जो क्रियाएं करते हैं, जो एक तंत्र बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य स्मित है। अब आते हैं हमारा पर्यावरण के घटक। नेक्स्ट टॉपिक, पर्यावरण के मुख्य घटक है वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। ये चार क्या क्या है? हमारे पर्यावरण के घटक है। कुछ वैज्ञानिक इन घटकों में सौर ऊर्जा को भी स्थान देते हैं, लेकिन कुछ कुछ देते हैं, सारे वैज्ञानिक नहीं देते हैं, सिर्फ कुछ कुछ वैज्ञानिक देते हैं। रोज़मर्रा की आवश्यकता वस्तु और सेवाओं के लिए हम अपने पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। ऑब्वियसली निर्भर करते हैं। जो इंसान है वो पेड़ पौधों पर निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। फ्रूट्स वगैरह हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से। सब्जी वगैरह कहाँ से मिलती है? पेड़ से मिलती है। तो हम हो गए पर्यावरण पर निर्भर। कई प्राकृतिक संस्थाएं जैसे हवा, पानी, खनिज के साथ साथ जलवायु और ऊर्जा भी हमें अपने पर्यावरण से मिलती है। अब इसमें नंबर 1 आता है हमारा वायुमंडल। घटक के बारे में बताया गया था, उसको एक्सप्लेन किया गया है वायुमंडल को। देखिए वायुमंडल की संरचना, पृथ्वी को घेरती हुई जिसमें स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। जितने स्थान में वायु हमारी होती है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी का स्थलमंडल ठोस पदार्थों से बना है और जलमंडल जल से बना है। वायुमंडल कितनी दूर तक फैला हुआ है इसे ठीक से पता हम भी नहीं लगा पाए हैं। ये एक निश्चित है कि पृथ्वी की चौदिक कई सौ मीलों तक फैला हुआ है, कई 100 मीलों तक फैला हुआ है। वायुमंडल के निचले भाग को जो प्राय 4 से 8 मील तक फैला हुआ है उसे सौममंडल कहते हैं। उसकी ऊपरी परत को क्या कहते हैं? समता मंडल। और उसके ऊपर भाग को मध्य मंडल एंड मध्य से ऊपर भाग को आग्नेय मंडल कहते हैं। सौममंडल और समता मंडल के बीच की जो लाइंस जो होती है, हमारा भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? शोभ सीमा कहते हैं। एक लाइन बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? शोभ सीमा बोलते हैं। और समता मंडल और मध्य मंडल के बीच के भाग में एक लाइन बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? समता सीमा बोलते हैं। साधारणतः ऊपर के तल बिल्कुल शांत रहते हैं। प्राणी और पादपों के जीवन पोषण के लिए वायु अति आवश्यक है। पृथ्वी तल के अपक्षय पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। नाना प्रकार की भौतिक और रासायनिक क्रियाएं वायुमंडल के कारण ही संपन्न हुई है। अब बहुत सारी भौतिक रसायनें क्या हुई हैं? वायुमंडल के कारण ही संपन्न हुई हैं। वायुमंडल के अनेक दिशा जैसे इंद्रधनुष, बिजली का चमकना और कड़कना, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, दक्षिण ध्रुवीय ज्योति, प्रभाव मंडल, किरीटी, मारीचिका इत्यादि प्रकाश या विद्युत के कारण ही उत्पन्न होती है। तो गाइस देखिए हमने आपको पढ़ाई दी है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जलमंडल। एक ग्रह छोटे ग्रह की सतह पर नीचे और ऊपर पाए जाने वाले पानी का संयुक्त द्रव्यमान है। ये प्राकृतिक उपग्रह, हालांकि पृथ्वी का जलमंडल लगभग 4 अरब साल से है। ये आकार में परिवर्तन रहता है, इसका आकार हमेशा चेंज होता रहता है। ये समुद्री तल के फैलाव और महाद्वीपीय बहाव के कारण होता है, जो भूमि और महासागर को पुनर्जन्म करता है। हर साल क्या होता है? इसका पुनर्जन्म होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी पर 1.386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर 33 मिलियन क्यूबिक मील पानी है। इसमें गैसीय तरल और जमे हुए रूपों में मिट्टी की नमी, भूजल और पृथ्वी की पपड़ी में प्रोमोफास 2 किमी की गहराई तक शामिल है। महासागर और समुद्र, झीलें, नदियाँ और धाराएं, आर्द्र भूमि, ग्लेशियर, पृथ्वी की सतह पर बर्फ का आवरण, हवा में वाष्प बूंदें और क्रिस्टल और जीव मंडल के जीवित पौधे, जानवरों और एक कोशिकीय जीवों का हिस्सा। नमक का पानी इस राशि का 97.5 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 97.5 हिस्सा नमक का पानी, जबकि ताज़ा पानी केवल 2.5। आपने सुना भी होगा कि पहले क्या बोलते कि समुद्र क्या है? नमक है, नमक का पानी ही है सारा। तो कितना हिस्सा है? 97.5। लेकिन जो नॉर्मल पानी, जो पीने लायक पानी है वो कितना है? 2.5। इस ताज़े पानी का 68.9
आर्कटिक, अंटार्कटिक और पर्वतीय ग्लेशियर के बर्फ और स्थानीय बर्फ के आवरण के रूप में है। 30.8% ताज़ा भूजल के रूप में है और पृथ्वी पर ताज़ा पानी केवल 0.3 आसानी से सुलभ झीलों, जलाशयों और नदी प्रणालियों में है। पृथ्वी के जलमंडल का कुल द्रव्यमान लगभग 1.4 × 10 18 टन है, जो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 0.023% है। किसी भी समय इसका लगभग 2 × 10 13 टन यानी कि पृथ्वी के मंडल में जल वाष्प के रूप में होता है। तो देखिए बात है हमारा स्थलमंडल। स्थलमंडल एक स्थलमंडल भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह के सबसे ऊपरी पथरीले या चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। जो मतलब सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर इसमें भूपटल यानी कि क्रस्ट और भूप्रवाह यानी कि मेंटल के सबसे ऊपरी परत में शामिल है, जो कई टुकड़ों में विभक्त है और इन टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है। आपने पहले पढ़ा भी होगा कि प्लेट किसे कहते हैं। सारी जो आपकी एनवायरमेंटल साइंस पूरी की पूरी आपने 8th और 9th की है। आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें 7th में भी आया था, आई थिंक ये 8th में भी आया था। मेरे जहाँ तक याद है कि मैंने ये 7th या 8th से पढ़ा था। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जैव मंडल। जैव मंडल पृथ्वी की चारों तरफ व्याप्त यानी कि 30 किलोमीटर वायु, मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैल युक्त एक जीवनदायी परत होती है, जिसमें अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः जैव मंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहाँ जीवन पनपता है। जैव मंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहा जाता है जहाँ पर जीवन के पाए जाने की संभावना होती है। अर्थात पृथ्वी के धरातल से लेकर ब्रह्मंडल वातावरण को जैव मंडल कहा जाता है। मतलब जहाँ पर कोई भी पर्सन जीवित रह सकते हैं, अभी कोई भी जानवर जीवित रह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल के मुख्य रूप में 3 मंडल सम्मिलित होते हैं: स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ये तीनों किस में सम्मिलित है? जैव मंडल में सम्मिलित है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जाके हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था, यूनिट नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है एनवायरमेंटल साइंस का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। हमने बहुत शॉर्ट नोट में आपको समझाने की कोशिश करी थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।